नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 2 अगस्त 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट जीएसटी रेवेन्यू में जो सर्ज देखने को मिल रहा है, राइज देखने को मिल रहा है, उससे संबंधित। दूसरा, पीवी सिंधु ने देखो ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है बैडमिंटन में, और दूसरी तरफ मेंस हॉकी टीम भी सेमीफाइनल्स में है और वुमेन्स टीम है वो भी सेमीफाइनल में है ओलंपिक की अगर बात करें। ठीक है, करंट स्टेटस का भी मैंने देखा नहीं क्या चल रहा है, बाकी न्यूज़पेपर में जो दिया हुआ है वो हम एक बार देख लेंगे। इसके अलावा हम ध्यान देंगे एक न्यूज़ पे, सुप्रीम कोर्ट भी देखो 5 अगस्त को इस बात पर अब सुनवाई होगी कि ये जो स्नूपिंग का केस चल रहा है ना, जो चोरी छुपे एक घात लगा करके बैठना, पेगासस स्पाईवेयर का जो मुद्दा चल रहा है उसको लेकर। इसके अलावा हम बात करेंगे सीधा एक्सप्लेन पेज से। वहाँ पर फर्स्ट आर्टिकल तो हम डिस्कस करेंगे वाउचर सिस्टम से संबंधित कि डिजिटल करेंसी लाने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाली है। और दूसरा, भूमिपुत्रा का क्या कॉन्सेप्ट है गोवा में, अभी नया एक बिल लाया गया है, उसमें ऑपोजिशन ने तो ऑब्जेक्ट किया है, पर ये भूमिपुत्रा का कॉन्सेप्ट क्या है जानेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड पेज पे हम देखेंगे न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने इस तरीके की सेरेमनी क्यों सेलिब्रेट की या फिर क्यों ऑब्जर्व किए इस तरीके की सेरेमनी को। दूसरा, हम देखेंगे गिलगिट बाल्टिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को चेंज करने के लिए बिल अभी तैयार हो चुका है पाकिस्तान में, एक ये उस मुद्दे को जानेंगे हम। इसके अलावा हम आगे देखेंगे इकोनॉमी पेज पे हम बात करेंगे। एक तो फर्टिलाइजर सेल में अभी कमी देखने को मिली है, वजह है इरेटिक मॉनसून रेन्स कि अभी ट्रेंड है मॉनसून का वो सही सेटल नहीं है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र के अलावा हम देखेंगे जो यहाँ पर आप देख सकते हो नए सीजीए के तौर पे अभी अपॉइंट किया गया है दीपक दास जी को, तो वो देखेंगे। और एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या एजेंडा रहने वाला है मीटिंग में वो जानेंगे। इसके अलावा राजस्थान स्पेसिफिक 2 न्यूज़ है वो लास्ट में देखेंगे स्पोर्ट्स वाली न्यूज़ के साथ में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को डिटेल में। फर्स्ट न्यूज है जीएसटी रेवेन्यू में सर्ज मतलब राइज देखने को मिला है। 1 लाख करोड़ का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट फिक्स किया हुआ है जीएसटी कलेक्शन का, उससे भी ज़्यादा कलेक्शन हुआ है। और इसके पीछे जो वजह है वो है इकोनॉमिक अपटिक, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का राइज होना। देखो, ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन की अगर बात करें तो जुलाई में 1,16,393 करोड़ रुपए तक हुआ है, जो कि 1 लाख करोड़ का जो टारगेट किया हुआ उस मार्क से ज़्यादा है। आप देखोगे कि जुलाई का जो टैक्स कलेक्शन है जीएसटी का वो पिछले साल के कंपैरिजन में आप देखोगे लगभग 33% का राइज हुआ है। और पिछले महीने की मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में अगर देखोगे तब तो देखोगे 24 मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में तो 33% राइज देखने को मिला है और पिछले महीने के कंपैरिजन में 25.4% का राइज देखने को मिला है। बाकी देखो, जीएसटी से संबंधित आपको एक बार खुद से पढ़ना पड़ेगा। जीएसटी फॉर यूपीएससी ऐसे करके सर्च कर लेना, पूरी डिटेल गेन कर लेना वहाँ से। जीएसटी काउंसिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या लाया गया था, कौन कौन से टैक्सेस को सब्ज्यूम किया गया है, स्टेट्स के कितने टैक्सेस को टेक ओवर कर लिया गया जीएसटी के द्वारा, वो सारा। क्योंकि यहाँ पर जो डेटा है ये तो मंथली बेसिस पे चेंज होता रहता है, वो इतना काम का नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए काम का क्या है, एक तो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो डेटा दिया हुआ है वो देखोगे आप, जिससे कि जब से कि 2017 1 जुलाई से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है तब से लेकर अब तक क्या ट्रेंड देखने को मिला है जीएसटी कलेक्शन में, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में। एक आप ये देखोगे कि टैक्सेस के कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इन टैक्सेस में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो सारी चीज़ें देखो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट इन जनरल का मतलब हो गया स्टेट गवर्नमेंट और ये इंक्लूड होकर के। तो ओवरऑल आप टैक्सेशन सिस्टम को एक बार जरूर देखोगे इकोनॉमिक सर्वे जो है 2020-21 का। बाकी इसके अलावा इतना ये जो मंथली बेसिस का डेटा इतना वो नहीं है, बस हाँ इकोनॉमिक अपटिक थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा जीएसटी कलेक्शन में राइज हो रहा है तो कह सकते हैं कि हाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज थोड़ी सी बढ़ रही हैं इंडिया में। बाकी सुपर सिंधु संडे SSS, इसके पीछे कि एक तो पीवी सिंधु ने जीत लिया है ब्रॉन्ज मेडल, दूसरा हमारी मेंस हॉकी टीम जो है वो सेमीफाइनल में एंटर हो गई 41 साल के बाद में, और विमेंस हॉकी टीम है वो भी सेमीफाइनल में एंटर हो गई। इन्होंने तो देखो ग्रेट ब्रिटेन को हराया है, और दूसरी तरफ विमेन हॉकी टीम ने हराया है ऑस्ट्रेलिया को, जो अभी
एग्जिस्टिंग आप कह सकते हो कि डिफेंडिंग चैंपियन है। पिछली जो ओलंपिक्स हुए थे रियो डी जेनेरियो में 2016 में, उसमें वो विनर थे। तो पहली बार विमेन जो टीम है वो अब जाएगी, ठीक है, अभी मतलब हॉकी सेमीफाइनल्स में। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा आगे देखें तो सुप्रीम कोर्ट वाला मुद्दा है। देखो, राइट टू प्रिवेसी करके हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत जेएस पुट्टास्वामी केस के तहत, पीएस पुट्टास्वामी मतलब पुट्टास्वामी केस 2017 के तहत ये चीज़ फाइनलाइज कर दी गई थी कि हाँ जी, आर्टिकल 21 जो है उसी में एनविसाज्ड है राइट टू प्रिवेसी, और राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन ही हुआ है ये जो पेगासस स्पाईवेयर का यूज़ हुआ है इसके पीछे। वो बात अलग है कि अभी तक भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है कि इसके पीछे वजह क्या है या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इवन रूलिंग पार्टी के जो लीडर्स हैं वो तो डिनाई और कर रहे हैं कि कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। वैसे नीतीश कुमार जो कि एनडीए के ही ग्रुप में है, ठीक है, तो फर्स्ट लीडर बन के निकल के आ रहे हैं एनडीए ग्रुप में से, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है लेड बाय बीजेपी। तो वो डिमांड कर रहे हैं कि वाकई में इन्वेस्टिगेशन होने की ज़रूरत है ये पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का जो यूज़ किया गया था उसके खिलाफ। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हम आगे एक्सप्लेन पेज पे, यहाँ पर बात आ रही है वाउचर सिस्टम की डिजिटल करेंसी लॉन्च करने से पहले। देखो, डिजिटल करेंसी लॉन्च करने से पहले देश में एक वाउचर सिस्टम शुरू करने की बात की जा रही है और आज का इनॉग्रेशन बताया जा रहा है। इस सिस्टम को बोला जा रहा है, यहाँ पे देखोगे आप, ई-रूपी, ERUPI। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड डिजिटल सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं आज। ओके, दूसरा आप यहाँ पे देखोगे इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किसने किया है, डेवलप्ड बाय NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ये और कुछ आप देखोगे कुछ स्पेसिफिक एंटिटीज़ है जिनके द्वारा ये डेवलप हुआ है। तो आप ये ध्यान रखोगे, ये क्वेश्चन सीधा बन जाएगा, इस फर्स्ट पैराग्राफ से ही क्वेश्चन बन जाता है। नाम क्या है, ई-रूपी, ये एक तरीके का डिजिटल वाउचर सिस्टम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, और डेवलप करने वाली जो एंटिटीज़ है वो ये हैं। ठीक है, तो इसमें पर्पज स्पेसिफिक पेमेंट्स को प्रमोट करना, जैसे कि आप किसी दुकान पे जा रहे हो, या फिर अभी तो चलो गवर्नमेंट ने कुछ की एरियाज़ में इसको लॉन्च करने की बात की है, जैसे कोई वेलफेयर स्कीम का कोई बेनिफिट उठाना हो, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप पे, फेयर प्राइस शॉप जिसको हम बोलते हैं, वहाँ जा कर के कोई भी अगर परचेज करना चाह रहा है कि हाँ जी 5 किलो गेहूँ दे दो मुझे, तो वो गेहूँ परचेज करते टाइम पे ना तो उसको मोबाइल यूज़ करने की ज़रूरत है ना कुछ और, बस उसको अपनी कोटेशन देनी होगी, एक मैसेज उसके पास में आया हुआ होगा कि हाँ जी ये पर्टिकुलर मैसेज आप इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए यूज़ कर सकते हो। उस मैसेज में कुछ कोड होगा या कोई आपके पास में कोई QR कोड होगा, उस QR कोड को आप जैसे ले जाकर के दोगे दुकानदार को, और वो दुकानदार इसको स्कैन कर लेगा तो उसके अकाउंट में पैसे ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो बेसिकली एक वाउचर सिस्टम है। वाउचर सिस्टम में क्या होता है कि आप पैसे दे करके वाउचर परचेज कर लेते हो और उन वाउचर्स के बेसिस पे ही लेन देन हो पाएगा। ठीक है, इससे क्या हो जाता है कि पैसे से लेन देन की बजाय आपने वाउचर सिस्टम का एक और लेयर क्रिएट कर दी ना, तो इससे एक तो जो माल फंक्शंस हैं, करप्शन है, या फिर जो भी लीकेजेस हैं, जो भी पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स जो चल रही हैं उनमें, तो उनको करेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन तैयार किया जा रहा है। तो मुद्दा तो देखो ऐसा है कि डिजिटल करेंसी लॉन्च हो, पर डिजिटल लॉन्च होने से पहले कि ट्रायल के तौर पे वाउचर सिस्टम हम कह सकते हैं। वैसे तो ई-रूपी बोला जा रहा है, ई-रूपी का मतलब रुपया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ये एक तरीके से कैशलेस, कॉन्टैक्टलेस और आप देखोगे एक डिजिटल पेमेंट मीडियम है। इसमें आप देखोगे मोबाइल फ़ोन्स की ज़रूरत, जब भी आप देखोगे ये वाउचर है, ये डिलीवर कहाँ पे होगा, मोबाइल फ़ोन्स पे। किसके, जो भी बेनिफिशियर है, आप या फिर मैं, या फिर जो भी गरीब लोग हैं या जिनकी भी वेलफेयर, या जो भी वल्नरेबल सेक्शन के लोग हैं जिनको सरकार सहायता देना चाहती है, तो उन लोगों के अकाउंट में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा वाउचर। ठीक है, तो वो बेनिफिशियरीज़ को जो अमाउंट मिलेगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ SMS और QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड जो होता है, जो स्क्वायर के फॉर्म में यूँ बने होते हैं। और इस तरीके से आपको पता है ये बहुत सारे एक कहते हैं ना एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न देखने को मिलता है वहाँ पे। तो ये एक तरीके से प्रीपेड गिफ्ट वाउचर है, जिसमें या तो सरकार अपनी तरफ से स्कीम अवेल कर रही है ना, तो सरकार उस यूज़र के मोबाइल पे वो मैसेज सेंड कर देगी या QR कोड सेंड कर देगी सरकारी डिपार्टमेंट से,
और फिर वो जाकर के उस क्यूआर कोड को स्कैन करवा लेगा जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उससे, और सर्विस प्रोवाइडर वो सर्विस प्रोवाइड कर देगा उस बेनिफिशियरी को। तो ऐसे में क्या हो गया, ये सारा सिस्टम कोड के बेसिस पे हो गया, वाउचर के बेसिस पे हो गया, पैसे का कोई लेन देन नहीं है, और सरकार ने भी डिलीवर कर दी अपनी वेलफेयर स्कीम को, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो वाउचर हैं ये स्पेसिफिक सेंटर्स, मान लो कोई भी आप कह सकते हो कि कोई भी शॉप है, सर्विस प्रोवाइडर है, वहाँ से ही ये डिलीवर होगा। जैसे कि मान लो किसी भी बेनिफिशियरी को ये वाउचर मिला है गेहूं के लिए, और या फिर फेयर प्राइस जो शॉप्स हैं उन्हीं के लिए, तो वहीं पे यूज़ होगा। ऐसा नहीं कि वो फेयर प्राइस शॉप का जो क्यूआर कोड है वो ले जाकर के कहीं और स्कैन कर लेगा। इससे क्या हो जाएगा, ये एक तरीका बड़ा अच्छा लग रहा है। इसमें मैं आपको बताऊं, सुबह हमने एडिटोरियल डिस्कस किया था जिसमें अशोक गुलाटी जी ने ये कहा था कि क्वालिटी एजुकेशन के साथ में आप जो फूड फ्री में अवेल करा रहे हो, बोले उसकी बजाय आप कैश ट्रांसफ़र करो लोगों के अकाउंट में जिससे कि वो यूज़ कर सके। तो वो कैश ट्रांसफ़र करने का जो यूज़ है वो थोड़ा सा आप इसको देख सकते हो कि फेयर प्राइस शॉप पे ही जाकर के वो क्यूआर कोड यूज़ कर सके। इससे क्या होगा कि वाउचर जब स्पेसिफिक प्लेस पे यूज़ होगा तो इससे मिसयूज़ कितने रुक जाएंगे। सपोज अगर आप किसी के अकाउंट में कैश ट्रांसफ़र करते हो तो वो शराब पीकर भी उस पैसे को उड़ा सकता है। तो इस केस में अगर वाउचर आपने डिलीवर कर दिया और वाउचर स्पेसिफिक लोकेशंस पे ही एक्सेसिबल हैं, वहीं पर रिडीम हो सकते हैं, तो ये चीज़ तो आपने लीकेजेस भी रोक दिए और मिसयूज़ भी रोक दिए उस पर्टिकुलर स्कीम के। तो ये इसके टारगेट्स आप देखो कितना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। यहाँ पर कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल एप्लीकेशन या इंटरनेट बैंकिंग की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल मैसेज आएगा, क्यूआर कोड आएगा और आप सर्विस प्रोवाइडर को जाकर के दिखा दोगे और बिना कोई फिजिकल इंटरेक्शन के वो उसको स्कैन कर लेगा और 2 मिनट में आपकी सर्विस आपको मिल जाएगी। ऐसे में देखो जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, देखो इस बॉडी के बारे में आपको पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनपीसीआई के बारे में, ठीक है, क्योंकि इसमें बैंकों का भी पार्टिसिपेशन है, डिफरेंट आरबीआई का भी पार्टिसिपेशन है, और ये जो सारे ट्रांजैक्शन तो जो होते हैं ना डिजिटली, वो सारा एनपीसीआई बैकिंग पे ही होता है। तो ये बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इन्हीं के द्वारा यूपीआई प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है और उसी प्लेटफॉर्म को आप देखोगे, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज़ किया जाएगा ये ई वाउचर्स, जिसको हम ई रूपी बोल रहे हैं, ये इशू करने के लिए। देखो चाहे कोई कॉरपोरेट हो या फिर कोई सरकारी दफ्तर हो, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस हो या एजेंसी हो, उनको अगर इस तरीके की फैसिलिटीज़ का यूटिलाइज करना है ना, तो वो क्या करेंगे, अपने बैंक जो भी उनके साथ में एसोसिएटेड बैंक है, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक बैंक हो, उसके साथ में जाकर के कोलैबोरेशन करेंगे और बताएंगे कि भाई हम ये सर्विस हमारे कस्टमर्स को या इन सिटीजन्स को हम देना चाह रहे हैं, ये पर्टिकुलर सेक्शन है, इनको ये देना चाह रहे हैं। तो फिर बैंक क्या करेगा, उन एजेंसीज, कौन सी एजेंसी, वो प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है, उनके डिमांड के ऊपर बैंक इस तरीके के वाउचर्स को इशू करेगा, अलोकेट करेगा वाउचर्स को, और वो वाउचर्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स को दे दिए जाएंगे उनके नाम के आधार पे। और फिर वो इंडिविजुअल जब वो पर्टिकुलर वाउचर, वो क्यूआर कोड या फिर मैसेज के थ्रू जो कोड जाएगा वो ले जाकर के उस पर्टिकुलर जिस टारगेट के लिए वो वहाँ पर वाउचर दिया गया था उसी जगह पे सेंटर पे जाकर के और उसको रिडीम कर सकता है और उस फैसिलिटी का यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये बात है। अब बात ऐसी है कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है। जैसे कि सरकार अपनी तरफ से बहुत सारी वेलफेयर स्कीम चलाती है, मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम, टीबी रेडिकेशन के लिए, ड्रग डायग्नोस्टिक स्कीम जो चल रही है, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, फर्टिलाइजर सब्सिडी, ये देने के लिए सरकार इसका यूज़ कर सकती है। इससे आप कोई भी सर्विस आसानी से अवेल करा सकते हो, डिलीवरी दे सकते हो बिना कोई हर्डल के, बिना कोई वहाँ पे करप्शन के चांसेस के। तो ये एक तरीके से डिजिटल वाउचर सिस्टम इसको बताया जा रहा है कि आप इसको करेंसी ना देख करके डिजिटल वाउचर मानो। डिजिटल करेंसी से डिफरेंस क्या है इसमें, एक तो क्या है, इन इफेक्ट के अंदर ई रूपी क्या हो रहा है कि यहाँ पर इंडियन रूपी के कंपैरिजन में ही आप इसको यूज़ कर रहे हो। जो आपके हाथ में करेंसी रहती है ना, नोट्स, उन्हीं के कंपैरिजन में ये वाउचर की कुछ वैल्यू होगी और उसी के बेसिस पे आप कुछ ना कुछ पेमेंट की वहाँ पर वैल्यू आपकी जाएगी। जैसे आपको क्यूआर कोड दिया तो हो सकता है वो 500 रुपये का क्यूआर कोड हो, कोई 250 का हो, कोई 300 का हो, या कोई पैकेज का कोड हो जिसमें कि हाँ जी इस पर्टिकुलर कोड को अगर स्कैन करेगा सर्विस प्रोवाइडर तो वो 5 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, 1 किलो दाल दे देगा। ये पैकेज भी हो सकता है उसके अंदर। तो अभी तो क्या है कि ई रूपी जो है वो डिजिटल करेंसी की तरह बिल्कुल फ्री नहीं है। यहाँ पर कोई एसेट या फिर जो करेंसी है इंडियन रूपी, उसकी बैकिंग है यहाँ पर, ठीक है। जबकि डिजिटल करेंसीज आपको पता होती क्या है
कि उसमें कोई फिजिकल आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत ना हो। या फिर आप देख सकते हो जैसे बिटकॉइन हो गया या दूसरी जो भी कॉइन्स आते रहते हैं बहुत सारे डिजिटल क्रिप्टो करेंसीज, तो उनके लिए भी क्या है कि वहाँ पर कोई सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम नहीं होता। यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट अपने हाथों से कर रही है ये काम। गवर्नमेंट इस तरीके के सिस्टम पे काम कर रही है और सेंट्रल बैंक भी जो है आरबीआई, वो भी देखो ऑलरेडी हम बहुत सारे न्यूज़ पढ़ चुके हैं, रिपोर्ट्स भी पढ़ चुके हैं कि सेंट्रल बैंक भी अपनी तरफ से डिजिटल करेंसी लाने की कोशिश कर रहा है, जिसको सीबीडीसी बोल रहे हैं। ठीक है, 23 जुलाई को जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, सॉरी जो डेप्यूटी गवर्नर है टी रविशंकर, उनके द्वारा भी ये स्टेटमेंट आए थे, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत स्पीड से बदल रहा है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस लगातार बढ़ रहे हैं। और ये जो ई रूपी का प्रोविज़न है ये इसलिए हमने लॉन्च किया है जिससे कि हमें पता पड़ जाए कि कहाँ कहाँ पर अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स हैं, जिससे कि उन गैप्स को हम फुलफिल करके और आगे आने वाले चैलेंजेस को टैकल कर सकें। फिर सवाल यह आ जाता है कि क्या इंडिया में डिजिटल करेंसीज की रिक्वायरमेंट है, तो इसका जवाब है 4 इसके यहाँ पे फैक्टर्स हैं जो बिल्कुल हमें एक तरफ पुश करते हैं कि वाकई में डिजिटल करेंसी हमारी होनी चाहिए। नंबर 1 एक तो कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस कितने हो गए, छोटे लेवल के जो हम पेटीएम फ़ोनपे यूज़ करते हो शॉप्स पे लेन देन से जो भी संबंधित है, ठीक है, तो वो हो गया। दूसरी वजह क्या है कि इंडिया में अभी करेंसी टू जीडीपी रेशियो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लोगों के हाथों में पैसा बहुत है अभी। ठीक है, कि बताया जाता है कि डिमोनेटाइजेशन लॉन्च इसलिए किया गया था कि हम डिजिटाइजेशन पे चले जाएं, पर लोग जो हैं वो कोविड-19 को लेकर के बहुत इनसिक्योर हैं और ऐसे सिचुएशन में लोग अपने हाथों में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होल्ड करके रख रहे हैं। तो ये चीज़ कंपेलिंग हो जाती है कि हमें कुछ और मोड तैयार करने पड़ेंगे। तो करेंसी टू जीडीपी रेशियो ज़्यादा है, तो in this situation there is huge requirement of digital currency. Third reason is private virtual currencies like Bitcoin and Ethereum या Ethereum, जो ये कॉइन्स चल रहे हैं, Ethereum की बात करो या फिर आप Bitcoin की बात करो, तो इनमें क्या होता है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है नहीं, सिचुएशन 2 मिनट में चेंज होती है और ये लगातार अपने वेरिएशन देखने को मिलते हैं। कभी $50,000 के रेट के ऊपर एक बिटकॉइन का रेट चलता है तो अचानक से $30,000 पे आ जाता है, तो वेरिएशन देखो लाखों में, हमारे तो लाखों रुपए हो जाता है ना वो। तो बोले इसके लिए हमें लोगों के ट्रस्ट को भी हमें प्रोटेक्ट करना होगा, नहीं तो ये प्राइवेट वाले जो वर्चुअल करेंसीज हैं ये लगातार क्रिस्टीना लेगार्ड है प्रेसिडेंट ऑफ ईसीबी, ठीक है, उन्होंने जो बेसल इंस्टीट्यूट ऑफ सेटलमेंट बीआईएस में जब बातचीत हुई एनुअल रिपोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि हमें लोगों के ट्रस्ट को भी बनाए रखना है और इसी के लिए मनी में ट्रस्ट कब बनेगा, जब कोई सेंट्रलाइज्ड एजेंसी होगी और उसके ऊपर सरकार की पकड़ होगी। तो ऐसे में डिजिटल करेंसी वो की सेंट्रल गवर्नमेंट की पकड़ में रहेगी तो अच्छा रहेगा। फिर बात आ जाती है चौथे पॉइंट की कि हमें कुछ कुशन्स अवेल कराने होंगे, क्योंकि जो वर्चुअल करेंसीज हैं इनमें रेट वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो देखो इस तरीके की सिचुएशन पहली बार इंडिया में नहीं है, या ऐसा कोई केस इंडिया में पहली बार नहीं है कि वाउचर बेस्ड वेलफेयर स्कीम्स कहीं इंडिया में पहली बार मिलेंगी। नहीं, यूएसए में भी स्कूल वाउचर्स दिए जाते हैं, एजुकेशन वाउचर्स उनको बोले जाते हैं, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को, जिससे कि वो बच्चे जाकर के अपनी बेसिक नीड्स स्कूल में जाकर के वो वाउचर से पे करके ले सके और वो सरकार उनको एक तरीके से डायरेक्ट फैसिलिटेट करती है। तो ये क्या हो गया, कुछ असेंशियल सब्सिडीज हो गई जो कि पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को डायरेक्ट प्रोवाइड की जाती है उन गवर्नमेंट्स के द्वारा। ऐसे ही स्कूल वाउचर सिस्टम जो है वो कोलंबिया, चिले, स्वीडन, हांगकांग, इन कंट्रीज में भी चल रही है। तो ये सिस्टम है पूरा ई रूपी, याद रखें आप। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है हु इज ए भूमिपुत्रा इन गोवा और ऑपोजिशन क्यों वहां से वॉकआउट कर गई। असेंबली में, गोवा असेंबली में भूमिपुत्रा अधिकारिणी बिल 2021 इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें यह था कि कोई भी इंडिविजुअल जो उस गोवा स्टेट में 30 साल या उससे ज़्यादा टाइम से रह रहा है उसको भूमिपुत्र या सन ऑफ द सॉइल कंसिडर किया जाएगा। इससे क्या होगा कि वो इंडिविजुअल अपनी फैमिली के साथ में पिछले 30 सालों से, या वो इंडिविजुअल पिछले 30 सालों से या ज़्यादा सालों से गोवा में रह रहा है, तो उसको जो भी छोटी मोटी उनकी रहने की जो व्यवस्था है, स्मॉल ड्वेलिंग यूनिट्स मतलब छोटे जो घर होते हैं, उनकी ऑनरशिप को इंश्योर करना कि हाँ जी वो उनका ही घर है, उनकी ऑनरशिप देने के लिए। तो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना, ये है इस भूमिपुत्रा अधिकारिणी बिल का कॉन्सेप्ट। इसमें देखो 12 ऑपोजिशन लीडर्स वॉकआउट भी कर गए,
पर उसके बावजूद अभी असेंबली सेशन चल रहा है वहाँ पर मॉनसून का, तो इसमें देखो 3 दिन की मीटिंग होगी। तो ये स्टेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्लियर हो गया कि इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड जो भी ड्वेलर्स हैं जिन्होंने 30 साल पहले वहाँ पे गोवा में गए कैसे भी काम के चक्कर में और सेटल होकर के वहाँ पर अपना छोटा मोटा कोई घर व्यवस्था की और वो रहने लग गए, तो ऐसी परिस्थितियों में उनके लिए क्या आसानी रहती है, वो 30 साल से रह रहे हैं, इसका मतलब गोवा के लिए बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो गए हैं वो, तो उनकी रहने की जो व्यवस्था है जो उन्होंने खुद से तैयार की है, बोलो उसकी ऑनरशिप उनको दी जाए। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो है कि भूमिपुत्रा के तौर पे उनको रिकॉग्नाइज कर लिया जाए और उस रिकॉग्निशन के बेसिस के ऊपर कोई भी प्लॉट या कोई भी घर जो कि 250 स्क्वायर मीटर से छोटा होगा उसको अप्रूवल दे दिया जाएगा। और कंडीशन क्या है, 1 अप्रैल 2019 से पहले का बना हुआ मकान होना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा कि गोवा के उन लोगों को अब देखोगे भूमिपुत्रा के तौर पे कंसिडर कर लिया जाएगा। और गोवा में जो कोंकणी लैंग्वेज चलती है वो हो गया मूल गोवंकर, ओरिजिन गोवन, ठीक है, ओरिजिनल गोवन की वहीं का लोकल वो 30 सालों से, तो वो डिग्निफाइड लाइफ में अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ इंश्योर करनी है। फिर देखो आगे तो वहाँ पे क्या बात चल रही है, गोवा स्पेसिफिक है, ये सारी चीज़ें बताई हुई है। ऑपोजिशन लीडर्स क्यों बाहर चले गए, बोला 3 दिन का पूरा सेशन है, इसमें आपने इतना इंपॉर्टेंट बिल इंट्रोड्यूस किया है, हम डिस्कस नहीं कर सकते, कोई डिबेट नहीं कर सकते हैं। और रही सही में गोवा में असेंबली इलेक्शंस हैं, उनको लेकर के भी थोड़ी सी खींचतान चल रही है, तो वो सिचुएशंस है सारी। वैसे तो गोवा में असेंबली इलेक्शन अभी टाइम है, पर फिर भी सिचुएशन तो अब वही है, वोट बैंक को कलेक्ट करने के लिए रूलिंग पार्टीज इस तरीके से फ्री हाउसेज अलोकेट करना, ये सारे करती है कोशिशें। ओके, ये तो डेमोक्रेसी के लिए वरदान ही है, यूँ मानो आप। आगे चलते हैं, फिर आ गए हम वर्ल्ड पेज पे। तो न्यूजीलैंड देखो पैसिफिक रीजन में रहने वाले लोगों के लिए अभी सॉरी फील कर रहा है। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जैसिंडा आर्डर्न, ठीक है, इन्होंने अभी फ़िलहाल एक इस तरीके का सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया जिसमें उन्होंने सॉरी बोला है। इसके पीछे वजह क्या है, बोला 1970s के टाइम पे हमारे यहाँ पे जो रूलिंग आई थी, उन लोगों ने जो पैसिफिका पीपल, मतलब पैसिफिक ओशन की जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स के जो लोग हैं, वो आकर के जो न्यूजीलैंड में रह रहे थे, और उन लोगों का वीज़ा का जो टाइम था वो हो गया कंप्लीट, और वो थे यहाँ पर ओवर स्टेयर्स, मतलब बहुत वीज़ा का टाइम कंप्लीट होने के बावजूद वो न्यूजीलैंड में रुक रहे थे। तो उस टाइम पर न्यूजीलैंड की अथॉरिटी ने उनको फोर्सफुली भगा दिया था, निकाल दिया था, जिसको बोला गया था डॉन रेड्स। ठीक है, डॉन रेड्स रिसेंटली न्यूज़ में था, ये न्यूजीलैंड से एसोसिएटेड है, ये ध्यान रखें। तो बोले ये एक रेशियल चार्ज था, रेशियली बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच थी उस टाइम की सरकार की, उसके लिए हम सॉरी फील करते हैं। तो ये एक इमोशनल सेरेमनी थी, समझ गए होंगे आप ये। और ये ऑर्गेनाइज हुई न्यूजीलैंड में, एक सिटी है ऑकलैंड, वहाँ पर। फिर देखो मुद्दा आ जाता है कि पाकिस्तान में एक बिल फाइनलाइज कर लिया गया है जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान को अभी प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस देने की बात की जा रही है। देखो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ इस चीज़ के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब से हमारे यहाँ पर 5 अगस्त 2019 के टाइम पे जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चेंज किया है, वैसे तो आप देखो कि वहाँ पर स्पेशल स्टेटस जो गिवन था कश्मीर को, तो उसके बाद में वैसे ही बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन पाकिस्तान कर ही रहा है। तो वहाँ पर भी एक माहौल बन गया है कि गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन को वो अब अपनी एक प्रोविजनल प्रोविंस बनाना चाह रहे हैं। जैसे कि हमने सिक्किम के साथ में जो इंटीग्रेशन किया था, सिक्किम को हमारे देश में इंटीग्रेट हुआ था, तो पहले प्रोविजनल प्रोविंस के तौर पे प्रोविजनल स्टेट, और फिर उसके बाद में 100% फुल फ्लेजेड स्टेट के तौर पे हमने कंसिडर कर लिया था। तो ये एक शुरुआत मानी जा रही है कि गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन जो है उसको पाकिस्तान इंटीग्रेट करना चाहता है। ठीक है, अब एक बार मैप देखते हैं अपन। अब आपके सामने ये इमेज आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे कि ये वाला जो रीजन है, इसको मैं अगर यहाँ से सेपरेट कर दूँ तो ये है गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन। ठीक है, ये वाला जो ग्रीन नीचे वाला पोर्शन बच गया, इसको बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये हमारा कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, और ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोविज़न है। अब हमारे यहाँ पर जो मैप अभी बना है उसमें आप देखोगे कि ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर के यूँ कनेक्ट अगर आप कर दोगे और इस वाले पोर्शन को पूरा एक साथ देखोगे तो इसको लद्दाख यूनियन टेरिटरी में अभी डाला हुआ है। तो गिलगिट बाल्टिस्तान इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया,
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ से क्या कर दिया गया है कि पाकिस्तान का और चाइना का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसकी वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक ब्रांच है जो कि इधर से पास होती है, और इसी चीज़ को लेकर के इंडिया ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन भी किया है कि भाई आप हमारे से बिना पूछे हमारी टेरिटरी के थ्रू ऐसे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कैसे कर सकते हो। तो सीपीईसी जब से आया ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तब से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो गया है गिलगिट बाल्टिस्तान। तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए पाकिस्तान जो है वो इस वाले रीजन को प्रोविजनल प्रोविंस का स्टेटस देना चाह रहा है, जिससे कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाए जाएंगे। और फर्स्ट आर्टिकल जो है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पर टेरिटरी के बारे में इनके बारे में बताया हुआ है, उसमें चेंजेस लाए जाएंगे। वापस से चलते हैं न्यूज़पेपर पे। इंडिया ने अपनी तरफ से एकदम क्लियर वर्ड्स में कन्वे कर दिया है कि यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की अगर बात करो तो उसमें गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया है, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, और इसको आप बिल्कुल भी एक तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन में जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ का सुप्रीम अपीलेट कोर्ट, उसको भी एब्रोगेट करने की बात की जा रही है कि हाँ जी अब ये आगे से काम नहीं करेगा, मतलब जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है वही वहाँ पर काम करेगी। इसके अलावा गिलगिट बाल्टिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है उसको भी अब मर्ज कर दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ में। ये कुछ चेंजेस लाए जा रहे हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को बोला जा रहा है 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब आप देखो हमारे तो 100 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स आ गए, एक्ट हो चुके हैं, और वहाँ पर अभी तो 26वां बिल इंट्रोड्यूस हुआ है और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर के पास में ये देखो प्रोविज़न जा चुका है। अब जो भी फाइनलाइज होगा वो आगे देखेंगे, ठीक है। गिलगिट बाल्टिस्तान से सीपीईसी जब से निकला है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को, जो कि अरेबियन सी में ओपन होता है बलूचिस्तान में, उसको कनेक्ट करता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान से होते हुए चाइना का जो सिंजियान प्रोविंस है जहाँ पर उइगुर मुस्लिम्स का मुद्दा चलता रहता है, वहाँ पर काशगर है वहाँ की कैपिटल, वहाँ तक कनेक्ट करेगा ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है, ओके। तो इस तरीके से अभी पाकिस्तान वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है। आगे चलते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड पेज पे एक छोटी सी न्यूज़ है। इजराइल, यूएस और यूके ने ईरान को ब्लेम किया है कि अभी रिसेंटली ये मर्सर स्ट्रीट करके ये एक ऑयल टैंकर शिप ये पास हो रहा था ओमान की ऑफ कोस्ट से। ओमान का मतलब आप मान के चलो कि इस तरीके से अगर पर्शियन गल्फ का एक बार आप अगर मैप देखते हो तो इस तरीके से लोकेशन आपको दिखाई देगी, ठीक है, और इधर ये इंडिया आ जाता है फिर। तो यहाँ पर लोकेटेड है ओमान। तो ओमान और उधर है ऊपर की तरफ आप देखोगे तो है ईरान, इनके बीच में है कौन सी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। यहाँ से ये शिप पास हो रहा था तो इस पर ड्रोन से अटैक हुआ, ठीक है। तो इसको इजराइल, यूएस, यूके का ये मानना है कि ये अटैक जो है वो ईरान ने करवाया है, ओके। तो अभी ईरान तो देखो इस चीज़ को डिनाई कर रहा है, तो ये एस्केलेशन को मतलब सिचुएशन को और ज़्यादा एस्केलेट कर सकता है। फिलहाल तो टेंशन वैसे ही यूएस और ईरान के बीच में कम नहीं है, पर और बढ़ने के स्कोप और हो गए हैं। आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे छोटी सी न्यूज़ है कि फर्टिलाइजर सेल जो है वो जुलाई मंथ में कम रही, जस्ट बिकॉज ऑफ द इरेटिक नेचर ऑफ मॉनसून रेन्स, कि लगातार रेनफॉल ना होने की वजह से ये सारा देखने को मिला है। इसमें देखो फर्टिलाइजर्स की सेल देखें तो रिटेल सेल मतलब जो फार्मर्स परचेज करके लाते हैं उसकी रेट में अगर देखो तो अप्रैल जुलाई के अंदर 12.4% का डिक्लाइन देखा गया है, ठीक है। अगर पिछले इन्हीं अप्रैल से जुलाई मंथ का जो टेन्योर है उसको पिछले साल 2020 से अगर कंपेयर करें तो, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो 12.8% का जो मेजर न्यूट्रिएंट है जैसे कि यूरिया, उसमें 12.8% तक डिक्लाइन है। डाईअमोनियम फॉस्फेट है उसमें 27.5% का देखा गया है फॉल। इसी तरीके से जो म्यूरिएट पोटास, एमओपी जिसको बोला जाता है, म्यूरिएट ऑफ पोटास, उसमें भी 8.8, मतलब हर तरीके के फर्टिलाइज़र की डिमांड डिक्लाइन हुई है। वजह क्या रही कि जून से लेकर के जून जुलाई के बीच का जो टेन्योर था, जून 10 के बाद का और जुलाई 10 से पहले का, ठीक है, ये जो टाइम था ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्पेल निकल गया, ठीक है। तो उसके चलते जो खरीफ क्रॉप की जो बुआई थी, जो सोइंग थी,
उस सीजन में डिक्लाइन हुआ, और वो डिक्लाइन कितना देखा गया, 4.7%। कि जितने एरिया पे खरीफ के लिए जो क्रॉप प्लो होनी थी, बुआई होनी थी, वो आप 4.7% तक कम कर पाए। वजह क्या थी, वो एक जो ड्राई स्पेल आया था बीच में, उसके पीछे। अब इसमें आप देखो, राइस की बात करो, पल्सेस की बात करो, कोर्स सीरियल्स की बात करो, या फिर ऑयल सीड की या कॉटन की, इन सब में डिक्लाइन देखने को मिला है। इनकी जो क्रॉपिंग पैटर्न है या क्रॉपिंग एरिया जो था, उसमें सब में डिक्लाइन देखने को मिला है। इसके पीछे ये देखो, जून 20 से लेकर के 11 जुलाई तक का जो ड्राई स्पेल गया, इसकी एक वजह बताई जा रही है। और अभी आपको पता ही है कि रेनफॉल कितना अभी कंटिन्यू हो रहा है, लगातार बारिश हो रही है। और इसके अलावा जो सेल है वो डाउन होने के पीछे और भी एक वजह तो ये हो गई। दूसरी वजह क्या हो रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में फर्टिलाइजर की प्राइसेस हैं, वो भी कम नहीं हो रही हैं, वो भी बढ़ती चली जा रही हैं। जैसे यहाँ पर बताया हुआ है कि डीएपी की अगर आप प्राइस देखो या एमओपी की प्राइस देखो, तो डीएपी की प्राइस $330 के हिसाब से चल रही थी, जो कि 630 हो गई, और अब पर टन के हिसाब से। और एमओपी म्यूरिएट ऑफ पोटाश वो $230 के हिसाब से चल रहा था, वो $280 पर टन के हिसाब से हो गया। तो ऐसे में फर्टिलाइजर की इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस राइज भी हो रही है। इसके अलावा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो अभी इंडेक्स रिलीज हुआ था, तो फूड इंडेक्स में भी प्राइसेस राइज देखने को मिल रहा है। जून 2020 की बात करें तो फूड एंड प्राइस इंडेक्स, जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है, उसमें क्या डेटा था कि 33.9% प्राइस राइज देखने को मिल रहा है। ठीक है। और दूसरा फैक्टर क्या हो गया, फर्टिलाइजर्स। अब इसमें देखो दो मुद्दे काम कर रहे हैं कि क्यों फूड प्राइसेस राइज हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में। एक तो देखो, चाइना जो है वो स्टॉक पाइलिंग कर रहा है, दैट मीन्स लगातार स्ट्रेटेजिकली वो एक स्टोरेज क्रिएट कर रहा है, फूड का भी कर रहा है और फर्टिलाइजर्स का भी कर रहा है, कि आने वाले टाइम पे कहीं पे कोई सप्लाई साइड में प्रॉब्लम हो जाए तो कम से कम हमें प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो एक तो स्टॉक पाइलिंग बाई चाइना। नंबर 2, जो बेलारूस कंट्री है, ईस्ट यूरोपियन कंट्री है ये बेलारूस, तो वहां पर क्या है कि जो सैंक्शंस लगाए गए हैं यूएसए और यूरोपियन यूनियन के द्वारा, बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए हैं, तो उसके चलते भी हमें प्रॉब्लम हो रही है। वजह कि कनाडा के बाद में म्यूरिएट ऑफ पोटाश का जो सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर है ना हमारा, वो है बेलारूस। तो वहां से क्या हो गई, अब इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए, तो बेलारूस ने भी फर्टिलाइजर्स की प्राइस को क्या कर दिया, राइज कर दिया, या फिर वहां से सप्लाई हमारी पूरी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में क्या हो गया, फर्टिलाइजर की प्राइस में राइज देखने को मिल रहा है। तो ये सारा मुद्दा है। और बाकी आपको पता ही है, खरीफ सीजन का तो अभी चल ही रहा है, प्लोइंग ऑलमोस्ट जून जुलाई से शुरू हो जाता है, सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई होती है, हार्वेस्टिंग सीजन आ जाता है। फिर उसके बाद में 15-20 दिन का गैप दोगे और अक्टूबर लास्ट या नवंबर स्टार्टिंग से आपकी रबी सीजन शुरू हो जाती है, उसमें बुआई होती है और उसकी कटाई मार्च अप्रैल लास्ट तक आते आते हो जाता है। तो बोला फर्टिलाइजर की रेट अभी खरीफ सीजन में ही नहीं, बोला रबी सीजन में भी आपको राइज मिलेगी। वजह क्या है, यही सिचुएशन प्रिवेल करने वाली है इस वजह से। नेक्स्ट न्यूज है, दीपक दास को देखो सीजीए के तौर पे अपॉइंट कर दिया गया। दैट मीन्स आप यहां पर देख सकते हो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के तौर पे। ये 1986 बैच के इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज ऑफिसर हैं। ठीक है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इन्होंने अपने 25 साल के, आप देखो ये करियर इनका लंबा है बहुत, तो उसमें इन्होंने बहुत काम किए हैं। तो ये नाम आप ध्यान रखोगे, दीपक दास। ठीक है। क्या है ये अभी अपने लेटेस्ट कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। इसके अलावा देखो नेक्स्ट न्यूज़ है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से संबंधित आपको डिटेल्स गेन करनी है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। तो बात तो सिंपल सी है कि जो भी अभी पॉलिसी रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ये जो तैयार कर रखी है, उसको देखो अब डाउन करने का या अप करने का कोई स्कोप दिख नहीं रहा है। आरबीआई अभी भी वही अकोमोडेटिव स्टांस कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। वजह क्या हो रही है कि एक तो इन्फ्लेशन है ना, अब इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो आरबीआई और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट को कम नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट में फिर पैसा बहुत घूमेगा, तो महंगाई पहले से बढ़ी हुई है तो और बढ़ सकती है। ग्रोथ है वो अभी तक इतनी ज़्यादा अभी अचीव नहीं हुई है। वो बात ठीक है कि जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का हो चुका है जुलाई में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप और ज़्यादा पैसा मार्केट में मतलब आप ये समझ लो कि हाँ इकोनॉमी अच्छे ट्रैक पे आ गई तो आप इंटरेस्ट रेट राइज कर दोगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। और रही सही में थर्ड वेव ऑफ कोविड आने के चांसेस भी लग रहे हैं,
तो ऐसे में तीनों चीजें मिलकर के डाउट क्रिएट कर रही हैं और एक डिलेमा या फिर आप कह सकते हो डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेडिकामेंट। ऐसी सिचुएशन से टैकल करने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है और इसी चीज़ को सेटलमेंट करने में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, चांसेस तो ये है कि जो अभी स्टैंडर्ड स्टेटस चल रहा है उसी को कंटिन्यू करें। ओके, इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़। आरबीआई ने देखो अभी अपने रूल्स में कुछ चेंजेस दिए हैं, ठीक है, जो इंटर चार्जेस, खैर जीएसटी रिटर्न की अगर बात करें तो ये आपने देख लिया, इतना काम करनी है। हाँ, मेन चीज़ इतनी सी यही है, जॉबलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, वो पिछले 4 महीनों में लोवेस्ट लेवल पे आ गई है। चलो ये अच्छी बात है। तो 11.9% अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रही थी मई में, जो कि रिड्यूस होकर के जुलाई में 6.95% आ गई। मतलब लोगों को कुछ ना कुछ काम करने को मिल गया। वो बात अलग है कि किस लेवल की इनकम हो रही है, क्या उनको पेमेंट मिल रहा है, वो क्लियर नहीं है, पर हाँ मिल रहा है अभी कुछ, ये थोड़ा सा शांति वाली बात है। तो देखो मेन जो न्यूज़ थी वो हमने देख ली। अब नज़र डालेंगे हम स्पोर्ट्स पेज पे और साथ में राजस्थान वाली न्यूज़ पे। स्पोर्ट्स पेज पे देखो यहाँ पर कमलप्रीत कौर, ये अभी फाइनल्स में पार्टिसिपेट करी थी, मैंने कोशिश भी की थी ढूंढने की। अभी इन्होंने मेडल जीता नहीं जीता कुछ आइडिया नहीं है मुझे इस चीज़ का। और इधर आपको पता ही है पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। तो ये वर्ल्ड की, इंडिया की तो फर्स्ट लेडी बन गई हैं, ठीक है, फर्स्ट वुमेन जिसने डबल मेडल जीते हों। पहले तो रियो डी जेनेरियो में इन्होंने बैडमिंटन में, सिंगल बैडमिंटन गेम्स में आपको पता ही है कि वो सिल्वर मेडल जीता था, अब ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। दूसरा, इंटरनेशनली अगर देखें तो ये 2008 के बाद में वर्ल्ड की पहली महिला हैं जिन्होंने बैक टू बैक मेडल्स जीते हैं। 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक्स थे ना, उसमें तो फिर भी 2-3 इंडिविजुअल लेडीज वुमेन थी जिन्होंने बैक टू बैक गोल्ड मेडल जीते, मतलब मेडल जीते हों ओलंपिक्स में। पर अभी की बात करें ना 2021 में, तो ये इकलौती हैं अभी फिलहाल 2008 के बाद से। बाकी तो आप देखो टाइम बताएगा हमारी जो मेंस हॉकी टीम है, वुमेन हॉकी टीम है, वो कैसे क्या परफॉर्म करती है आगे। ओके, और बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर है नहीं। अब राजस्थान की न्यूज़ देख लेते हैं। देखो राजस्थान सरकार तैयारी कर रही है कि एक नई पॉलिसी लाई जाए जिससे कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन दिया जाए। देखो ये तो सच है ही कि क्लाइमेट चेंज के चलते चारों तरफ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। कहीं पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, कहीं ड्रॉट्स, कहीं एक्सेसिव रेन्स, कहीं फ्लड्स, कभी लैंडस्लाइड। तो बोला फॉरेस्ट रिस्टोरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो राजस्थान में ऑलरेडी एक स्कीम चल रही है जिसके तहत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा एक एक घर में जाकर के आपको, आप देखते हो कि एक स्कीम चला रखी है जिसका नाम है घर घर औषधि, ठीक है। क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे जो कुछ भी ट्रीटमेंट्स थे, एलोपैथ तो बहुत हद तक आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना कर रही थी। तो ऐसे में फिर जो घरेलू नुस्खे थे, आयुर्वेद था या फिर जो दूसरी हमारी जो कह सकते हो ट्रेडिशनल मेडिकल या मेडिसिनल सिस्टम जो है हमारे यहाँ पे, उन्होंने ही कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले किया था और घरों में हमने ट्रीटमेंट लिया, हल्दी का दूध लेना, काढ़ा लेना। तो उसके चलते बोला 8 मेडिसिनल प्लांट्स हम अवेल कराएंगे, जैसे कि तुलसी, गिलोय, कालमेघ और एक अश्वगंधा। तो इससे क्या हो जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़ में अवेयरनेस आएगी और पैसा भी नहीं लिया जाएगा घर घर औषधि स्कीम के तहत, और उनसे उनको फ़ायदा भी मिलेगा। तो ये चीज़ है इसमें, ठीक है। 210 करोड़ रुपए की लागत का ये इसमें स्कोप बताया जा रहा है। फिर दूसरा है, देखो जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसने बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्स रेज किए हैं कि प्रिजनर्स को यही नहीं पता है कि उनका अधिकार है पेरोल पे जाना। देखो मुद्दा क्या है कि एक केस की सुनवाई चल रही थी, उस केस के अंदर राकेश नाम से एक पिटिशनर, उसका ये पता पड़ा कि वो पिछले 14 सालों से जेल में है और वो एक बार भी पेरोल पे नहीं गया और उसको पता भी नहीं है कि पेरोल पे जाने का उसका अधिकार है। तो ये चीज़ क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कंसर्निंग हो जाती है। देखो राजस्थान में जो राजस्थान प्रिजनर्स रिलीज रूल है, ठीक है, राजस्थान प्रिजनर्स रिलीज ऑन पेरोल रूल 2021 है, उसमें रूल 10 सीधा सा ये कहता है, ये कह रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल जेल में है और उसको लंबी जेल अगर हुई है और उसने 5 साल तक की अगर जेल काट दी तो वो पेरोल पे जा सकता है। आप देखो अभी तक भी लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, तो बोले ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, अवेयरनेस पहुंचाने की ज़रूरत है। और इसके लिए जेल की जो अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो जेलर हो या फिर वो डायरेक्टर जनरल ऑफ जेल अथॉरिटी है, उनका रोल हो गया, या फिर राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, वो इसके लिए एक प्लान तैयार करें जिससे कि कितने इंडिविजुअल्स हैं जो लगातार जेल में हैं और एक डिसेंट मैनर में
आप उन लोगों को पेरोल पे जाने के लिए क्यों अलर्ट नहीं करते हो, अवेयर नहीं करते हो, जिससे कि वो अपने राइट्स को अवेल कर सकें, है कि नहीं? तो ये चीज़ इसमें बताई जा रही है। तो देखो आज के इस डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।